वेलकम टू लाइफ साइंस आसान भाषा में। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू, जो हमने इसके पहले जो लेक्चर में देखा कि हाउ माइक्रोस्कोप रिवील द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ सेल्स, उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है उसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन वन से। अभी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसे कोई क्वेश्चन हमें अटेंड करेंगे तो एक पर्टिकुलर वे हम फॉलो करेंगे, एक मेथड फॉलो करेंगे, जिसके अंदर ऐसा होगा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद चार ऑप्शन देखेंगे, फिर उसमें से देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन सही है, उसके रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो कौन सा सही है, और उसके बाद दूसरे जो एमसीक्यू है वो क्यों गलत है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो गलत है तो उसके बाद वो कहाँ सही होगा। ताकि क्या होगा, अगर कोई क्वेश्चन अभी हम एज अ प्रैक्टिस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन वन हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका क्वेश्चन है, उसके फोर ऑप्शन है, तो हर एक ऑप्शन का हम एनालिसिस करेंगे कि वो क्यों सही है और क्यों गलत है और कहाँ सही हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस की वजह से हम एक साथ चार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि चार ऑप्शन है तो चारों ऑप्शंस कहाँ सही हो सकते हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम एक क्वेश्चन कहते हैं तो चार ऑप्शन ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम फॉलो करेंगे ताकि क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम से कम हो जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन, अ म्यूटेंट yeast strain contain mitochondria with severely reduced crystal formation. Which process will be most directly affected? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए ग्लाइकोलिसिस, बी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सी प्रोटीन ट्रांसलेशन एंड डी डीएनए रेप्लिकेशन। तो अभी वीडियो को पॉज करके आप अपने आप ट्राई कीजिए कि कौन सा आंसर हो सकता है, फिर हम देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है और समझेंगे क्यों सही है और दूसरे क्यों गलत। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला है कि म्यूटेंट यीस्ट, मतलब किसी यूकैरियोट यीस्ट के बारे में बताया गया है क्वेश्चन में। कोई स्ट्रेन है पर्टिकुलर जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, विच सीवियरली रिड्यूस क्रिस्टा फॉर्मेशन। तो फॉर एग्जांपल ये डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर जो अंदर की मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ऐसे फोल्ड करी हुई, उसके अंदर क्रिस्टा होते हैं। तो ये क्रिस्टा है, इसका क्या यूज होता है। जनरली क्रिस्टा जो होती है वो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एटीपी प्रोडक्शन का, तो एक तो वो एटीपी प्रोड्यूस करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के यूज से जो एच प्लस और इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका यूज करके ये पूरा एटीपी प्रोडक्शन चलाता है। तो दो वर्क होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी प्रोडक्शन, तो उसके अंदर ये क्रिस्टा यूजफुल होती है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच प्रोसेस विल बी मोस्टली डायरेक्टली अफेक्टेड। तो चार ऑप्शन है, एक तो है ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं आएगा, रॉन्ग आंसर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये आएगा, प्रोटीन ट्रांसलेशन नहीं आएगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं है। अभी देखते हैं कि कौन क्यों बी आएगा और क्यों तीन आंसर ए सी और डी नहीं आएगा। तो क्रिस्टा जो है वो फोल्ड्स है ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जैसा हमने ये इधर देखा।
The electron transport chain and ATP synthase are located on the inner membrane. More crista, more membrane surface area, more ATP production. उसका मतलब क्या होता है कि जितनी क्रिस्टा होगी उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये एक क्रिस्टा है और ये है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा एटीपी सिंथेस होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होंगे, तो इसके अंदर प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा एटीपी का। लेकिन इसके अंदर कम है तो इसके अंदर कम प्रोडक्शन होगा। फिर क्वेश्चन में बताया गया है कि म्यूटेंट जो यीस्ट है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सीवियरली रिड्यूस क्रिस्टा फॉर्मेशन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तो है लेकिन जो ये जो क्रिस्टा फॉर्मेट हुई वो कम हुई है। सीवियरली रिड्यूस मतलब कम होना, मतलब ऐसी कंडीशन, ऐसी नहीं। तो एटी ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्टिविटी कम होगी क्योंकि सरफेस एरिया कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो असेंबली है वो कम होगी, तो उसकी एक्टिविटी भी कम होगी। फिर है कि रिड्यूस एटीपी प्रोडक्शन, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन एटीपी सिंथेस करता है और एटीपी सिंथेस ये क्रिस्टा के यहाँ बाइंड होता है, तो क्रिस्टा ही कम है तो एटीपी सिंथेस भी कम होगा तो एटीपी प्रोडक्शन भी कम होगा। अभी जब एटीपी प्रोडक्शन कम होगा तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इफेक्ट होगा। अभी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या है कि ऑक्सीजन का यूज करके, जैसे हमने लेक्चर में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज करता है, यानी कि एरोबिक कंडीशन। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन का यूज करना, वो कंडीशन के दौरान O2 का यूज करके एटीपी प्रोडक्शन, या फिर दूसरा कहो फोस्फोराइलेशन, फोस्फेट को जोड़ना। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक तो एडेनिन बेस होती है और फिर ट्राइफॉस्फेट होता है, ये एक फोस्फेट, दो, और ये तीन। तो ऑक्सीजन का यूज करके फॉस्फेट को जोड़ता है। तो फॉर एग्जांपल ये एडीपी है, एडीपी मतलब सिर्फ दो फॉस्फेट है, और ये रहा एडिनोबेस। तो इसके अंदर जो तीसरा फॉस्फेट है वो जोड़ेंगे तभी तो एटीपी बनेगा, और वही एज अ पावर यूज होगा बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए। तो वो फॉस्फेट का जुड़ना वो है फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो तीसरा फॉस्फेट जुड़ता है वो ऑक्सीजन की मदद से जुड़ता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इफेक्ट होगी, यानी कि रिड्यूस होगी। इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या म्यूटेंट yeast strain contain mitochondria with severely reduced crystal formation? Which process will be most directly affected? तो कौन सी प्रोसेस होगी जो डायरेक्टली इफेक्टेड होगी, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होगा? तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में होगा, क्योंकि जितनी क्रिस्टा होगी उतना अच्छा ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होगा। इसमें कम हो गई है तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी कम होगा। तो इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर। अभी सबसे पहला ऑप्शन था ए, वो था ग्लाइकोलाइसिस। वो क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोसोल के अंदर होता है। और अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल ये पूरा सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, बड़ा न्यूक्लियस है, और ये है साइटो। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? यहाँ होती है। और बात क्या की है, रिडक्शन ऑफ क्रिस्टल, तो इसका और इसका कोई लेना देना ही नहीं है।
तो ग्लाइकोलाइसिस तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती ही नहीं। तो मान लो माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज हो जाए तो भी ग्लाइकोलाइसिस तो चलती रहेगी, है ना, क्योंकि उसका कोई ज्यादा रिलेशन है नहीं इसके साथ, ग्लाइकोलाइसिस के साथ। वो तो एटी माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी प्रोडक्शन करता था, मान लो इसको हटा दो तो ग्लाइकोलाइसिस तो चलती रहेगी। तो इससे पता चलता है कि जो कैंसर सेल होते हैं, मान लो आप उसका माइटोकॉन्ड्रिया भी हटा दो, फिर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्लाइकोलाइसिस को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, कि उसको ही बढ़ा देते हैं कि चलो ग्लाइकोलाइसिस बढ़ा दो, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब ये भी देखते हैं कि कहाँ ग्लाइकोलाइसिस सही होगा। तो मान लो एक सिनेरियो हम लेते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, ए से बी बनता है, मतलब यहाँ मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। तो ये जितनी भी प्रोसेस होती है इसमें एटीपी प्रोडक्शन होता है, एनएडीपीएच बनता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस की। और जो ये प्रोसेस होती है उसके अंदर कोई ना कोई एंजाइम वर्क करते हैं, बहुत सारे एंजाइम वर्क करते हैं। मान लो एंजाइम वन है, ये टू है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है कि एंजाइम वन, यानी कि कोई ग्लाइकोलाइसिस से जुड़ा एंजाइम जो है वो म्यूटेंट है ना। उधर का पहले क्वेश्चन में क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो यीस्ट वाला जो है उसके अंदर म्यूटेंट है, जो यीस्ट है वो म्यूटेंट है। म्यूटेंट इन द सेंस कि जहाँ क्रिस्टा कम हो, ऐसा म्यूटेशन। और यहाँ मान लो एक क्वेश्चन हो कि जो एंजाइम है उसके अंदर ही म्यूटेशन है। म्यूटेशन मतलब ऐसा चेंज जो नेगेटिवली इफेक्ट करता है इस सिनारियो में, कि मान लो ये एंजाइम को बंद नहीं करती है, अभी ये काम नहीं करेगा, तो हो सकता है ए से बी प्रोसेस ना हो। तो अगर ऐसा बोला कि जो कोई भी ले लो कि हेक्सोकाइनेज है, जितने भी ट्रांसफरेज है, वो सारे एंजाइम अगर बंद हो गए तो उससे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस स्टॉप हो सकती है या फिर इफेक्टेड हो सकती है ना। तो वहां अगर ग्लाइकोलाइसिस का ऑप्शन है और ऐसे एंजाइम का म्यूटेशन वाला क्वेश्चन है तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस सही आएगी। दूसरा, मान लो ये सेल है, यहाँ ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज के, तो यहाँ जी फॉर ग्लूकोज मान लीजिए, और यहाँ पूरी प्रोसेस हो रही है। तो मान लो इसको ही बंद कर दो आप। जैसे ग्लूट ट्रांसपोर्ट होते हैं, ग्लूट वन टू थ्री फोर फाइव, तो ऐसे अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टर होता है जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मान लीजिए उसको ही बंद किया जाए, तो क्या होगा, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर ही नहीं होगा। और बिना ग्लूकोज के तो ग्लाइकोलाइसिस होगी नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या फिर जो भी ट्रांसपोर्टर का ग्लूट टू थ्री वो बंद होगा, तो आंसर ग्लाइकोलाइसिस आएगा। फिर उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं आएगा। तीसरा क्या होगा कि साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिज्म में अगर कोई म्यूटेशन हुआ। साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिज्म मतलब ये साइटोप्लाज्म है, और मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस में अगर डिफेक्ट है, मान लीजिए कोई आयन की कमी है तो एंजाइम बिना आयन के नहीं काम, मान लो कोई बिना कैल्शियम के काम नहीं करेगा, या फिर जो भी प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट बन रही है तो इतनी डिफेक्टिव बन रही है कि डी पे पहुंच ही नहीं रही। तो ऐसी अगर डिफेक्ट हुई और क्वेश्चन है कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो मान तो कौन सी प्रोसेस इफेक्ट होगी, तो उसमें इस सिनारियो में ग्लाइकोलिसिस आ सकता है अगर ऑप्शन में है तो। अभी देखेंगे कि सी क्यों गलत।
सो ट्रांसलेशन बोला है, लेकिन जो प्रोटीन ट्रांसलेशन होता है वो कहाँ होता है? एक तो सेल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उसके अंदर होता है। प्रोटीन ट्रांसलेशन मतलब क्या, कि प्रोटीन का बनना, एमआरएनए आएगा और उस हिसाब से पूरा प्रोटीन बनेगा। और दूसरा कहाँ होता है, रफ ईआर राइबोसोम्स। मतलब कि मान लो ये न्यूक्लियस है, तो उसके अंदर ये ईआर है, वहां राइबोसोम्स है बहुत सारे। तो मान लो इधर कहीं डैमेज हुआ, तो अगर ट्रांसलेशन होगा तो सही बात होगी, लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है। यहाँ तो ऐसा बोला है कि भाई क्रिस्टा ही है जिसमें प्रॉब्लम हुआ, तो उसका और राइबोसोम का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेपरेटली वो अपना काम करता रहता है ना। ये दोनों अलग अलग बात है, तो इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। तो फिर कहाँ आंसर आ सकता है ऐसा कि भाई प्रोटीन ट्रांसलेशन इफेक्ट होगा? तो प्रोटीन ट्रांसलेशन वही इफेक्ट होगा जहां मान लो कोई राइबोसोम ही डिफेक्टिव हो। जैसे इस सिनारियो में ये राइबोसोम है, तो हो सकता है वो डिफेक्टिव हो, कुछ काम ना कर रहा हो, तो उसमें ट्रांसलेशन इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, आर आरएनए सिंथेसिस इफेक्टेड हो। आर आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, मतलब इसकी बनने की, ये फॉर एन एग्जांपल ये राइबोसोम है, बनता कहाँ से? न्यूक्लियोलस में। और न्यूक्लियोलस में क्या होगा कि सबसे पहले राइबोसोम बनाने के लिए उसका एमआरएनए होगा, और उसके बाद यहाँ राइबोसोम बन जाएगा। मान लो यही इफेक्ट हो गया, ये बने ही नहीं, तो फिर ट्रांसलेशन रुक सकता है। मान लो न्यूक्लियस में माल फंक्शन है, मान लो उसकी जो वॉल, जो मेम्ब्रेन होती है वो कहीं ना कहीं रुक गई, तो एमआरएनए तो बना लेकिन बाहर नहीं आ पाए। तो अगर यहाँ कहाँ प्रॉब्लम है तो ट्रांसलेशन इफेक्ट होगा। तो सी कुड बी द राइट आंसर, बट अभी तो वो नहीं हो सकता है। फिर डी क्यों गलत है? तो डी डी में बोला है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में होता है, क्रिस्टा जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर है, तो दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है। अभी मान लो कहाँ डी करेक्ट हो सकता है, तो मान लो अगर आपके क्वेश्चन में ही ऐसा है कि मान लो डीएनए जो पॉलीमरेज होता है, जनरली क्या होता है कि ये जो डीएनए होगा, फॉर एन एग्जांपल ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब ऐसा ही सेम टू सेम डीएनए दूसरा बना है, तो उसके लिए एंजाइम चाहिए होगी। जैसे डीएनए पॉलीमरेज है, तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आता है और इसको डबल करता है, फिर जहां बाइंड होता है उसकी पर्टिकुलर लोकेशन होती है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि डीएनए पॉलीमरेज कम हो गए या फिर वो काम ही नहीं कर पाए, तो डबल होगा ही नहीं, तो दो डीएनए बनेंगे ही नहीं। जनरली ऐसे दो डीएनए बनते हैं, लेकिन नहीं बनेंगे क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ही नहीं है, या फिर डिफेक्टिव है तो, या फिर जो रेप्लिकेशन जहां से चालू होता है वो जगह ही बिगड़ी हुई है। मान लो यहाँ म्यूटेशन आ गया, तो अभी ये डीएनए पॉलीमरेज हो सकता है उसको पहचान ना पाए या फिर बैठ ही नहीं पाए, पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही पहले वो जुड़ता था। अब वो सीक्वेंस ही चेंज हो गया तो अभी वो बैठ नहीं पाएगा, तो काम भी नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में है तो बोल सकते हैं कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन में प्रोसेस में इफेक्ट होगी, या फिर सेल साइकिल प्रोटीन जो हो गए वो इफेक्ट हो गए। क्योंकि सेल साइकिल में होता क्या है जनरली, तो ये सेल साइकिल जो होती है उसके अंदर सेल डबल होते हैं, जहां माइटोसिस की प्रोसेस लास्ट में डबल सेल बनाती है एक सेल में से।
तो उसके दौरान मान लो वो प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो क्या होगा? जब डबल सेल बन रहे होंगे तो डबल डीएनए भी बनेगा, यहाँ भी डीएनए होगा, यहाँ भी डीएनए होगा। तो डीएनए बनेगा तब डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा। तो मान लो ये जो प्रोसेस है वहीं कहीं कोई डिफेक्ट आ जाए तो डीएनए डबल होगा ही नहीं। तो डीएनए डबल नहीं होगा तो मतलब डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन में इफेक्ट हो सकता है अगर सेल साइकिल के प्रोटीन्स जो है, जो सेल साइकिल की पूरी प्रोसेस को चलाते हैं, उसमें डिफेक्ट हो। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन इफेक्ट हो सकता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आए पोस्ट करके गेस कर सकते हैं आंसर, और कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। Which evidence provide the strongest support for endosymbiotic origin of mitochondria? क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा एविडेंस है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है कि एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि ए है एटीपी सिंथेस, बी है डबल मेम्ब्रेन सर्कुलर डीएनए, सी है रेस्पिरेशन एंजाइम, और डी है फोस्फोलाइट लिपिड्स। अभी इसमें आंसर आएगा बी, डबल मेम्ब्रेन और सर्कुलर डीएनए। ऐसा क्यों आएगा, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि इसने एविडेंस पूछा है कि कौन सा एविडेंस बताता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट सेल में है, जैसे हमने पहले थियरी में इसी क्वेश्चन की थियरी जो हमने ली थी उसमें हमने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कहीं बाहर से आया एज ए बैक्टीरिया, ये यूकैरियोट सेल। तो ये कैसे, ये जो प्रोसेस हुई इसका क्या प्रूफ है कि ये सही बोल रहे हैं हम कि बाहर से ही आएगा? तो जब हमने देखा, चलिए देखते हैं कि बी क्यों सही है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, फॉर एन एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन। उसके अंदर ये, एक तो उसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, फिर ये डबल मेम्ब्रेन का होता है ये पहली, और ये दूसरी इंटरनल मेम्ब्रेन। फिर ये बाइनरी फ्यूजन करता है, मतलब जब डबल होता है तो जैसे बैक्टीरिया डबल होते हैं ऐसा होता है। फिर इसके अंदर जो राइबोसोम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जहां डीएनए होगा वहां फिर राइबोसोम भी पाए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद प्रोटीन भी बनाने हैं उसमें। तो वो किस टाइप के होंगे? 17S होंगे। लेकिन ये जो सारे के सारे कैरेक्टर दिख रहे हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया में भी देखे जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई एविडेंस मिल जाए कि हाँ, हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन उसका खुद का डीएनए, ये सोचने जैसी बात है कि एक तो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो उसका डीएनए होगा, ये डीएनए 1। और दूसरा एक माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर सर्कुलर डीएनए होगा, ये हो गया डीएनए 2। तो ये मेन डीएनए तो है, ये दूसरा डीएनए कैसे हो सकता है ना? हो सकता है वो किसी ऑर्गेनिजम्स का हो जो बाहर से अंदर आ गया हो। तो ये सब प्रमाण है, ये सब प्रूफ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एंडोसिम्बायोसिस यानी कि बाहर से आया गया है। सिम्बायोसिस मतलब हेल्प करता है, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया का जनरल काम होता है कि ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी को प्रोड्यूस कराना। और फिर ये ओटीपी किसको काम आएंगे? ये यूकैरियोट सेल। तो ये बाहर से आया बैक्टीरिया किसको काम आ गया? यूकैरियोट सेल। तो इसे ही बोलते हैं एंडोसिम्बायोसिस, कि उसको हेल्प हो गया अभी। तो इस प्रोसेस में हेल्प करता है। फिर जब डबल होता है तो बाइनरी फ्यूजन जैसा होता है। फिर एक तो उसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, तो बैक्टीरिया में भी जनरली डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। फिर 17S राइबोसोम,
तो बैक्टीरिया के अंदर भी 17 एस देखने को मिल रहे हैं। यूकेरियोट्स में 17 एस नहीं होते, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के 17 एस होते हैं। तो ये सीधे सीधे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का है। चलिए देखते हैं कि पहला आंसर क्यों, जो पहला ऑप्शन है वो क्यों गलत है। एटीपी सिंथेस एग्जिस्ट। हाँ, अभी क्वेश्चन ये, जो क्वेश्चन टू का पहला ऑप्शन था एटीपी सिंथेस। अभी एटीपी सिंथेस हमने पहले ही देखा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी कि बैक्टीरिया के अंदर ही होगा। वो तो प्लांट में भी हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है, और होता ही है। एटीपी सिंथेस बहुत जगह देखने को मिल रहा है। तो वो एज अ प्रूफ कैसे ले सकते हैं, क्योंकि वो तो हर जगह, स्पेसिफिकली हमने बोला है कि वो बैक्टीरिया से मिले, है ना। ये जो है ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वो एंडोसिम्बायोसिस से मिल रहा है। लेकिन ये एटीपी सिंथेस तो मान लो बैक्टीरिया में भी होता है, चलो मान लिया कि चलो बैक्टीरिया से ही एटीपी सिंथेस हो, तो हो सकता है ये वो बैक्टीरिया हो। लेकिन भी बाद में पता चला कि प्लांट में भी एटीपी सिंथेस है और एनिमल में भी है। तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर इस प्रूफ की बात की जाए तो इस प्रूफ के हिसाब से तो ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, जो एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया आया हो सकता है वो प्लांट में से है, क्योंकि प्लांट में भी एटीपी सिंथेस है। तो इसी वजह से ए इज रॉन्ग, क्योंकि ये वो अकेला नहीं बता सकता कि वो बैक्टीरियल ओरिजिन है ना। हाँ, अगर आप सर्कुलर डीएनए की बात करो तो वो प्लांट में भी नहीं होता, एनिमल में भी नहीं होता, हाँ बैक्टीरिया में होता है। अभी तो मान लो एटीपी सिंथेस कहाँ सही हो सकता है, तो वो सीधी सी बात है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा कि अगर एनर्जी मेटाबॉलिज्म यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिफेक्ट हो, अगर उसका प्रूफ बोला जाए तो एटीपी सिंथेस आएगा। फिर दूसरा एटीपी प्रोडक्शन के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें एटीपी सिंथेस आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एटीपी सिंथेसिस कहाँ से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी सिंथेस से होता है। कीमो ओस्मोसिस के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें भी एटीपी सिंथेस आएगा। फिर इसमें बोला है रेस्पिरेटरी एंजाइम, तो सी ऑप्शन है रेस्पिरेशन एंजाइम्स, और डी है फोस्फोलिपिड्स। अब सी के बारे में जान लेते हैं। अब रेस्पिरेटरी एंजाइम एग्जिस्ट इन मैनी ऑर्गेनिज्म, नॉट यूनिक टू बैक्टीरिया। तो ऐसा नहीं है कि जो रेस्पिरेशन एंजाइम है वो सिर्फ बैक्टीरिया में देखने को मिल रहा है, वो तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो वो एक इनफ एविडेंस नहीं है। एविडेंस है ना, ऐसा होना चाहिए कि वो यूनिक, इन जनरल नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक हो बहुत। हाँ, अगर अगर ये रेस्पिरेटरी एंजाइम अगर सेल्यूलर रेस्पिरेशन या फिर मेटाबॉलिज्म वहां कहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो फिर वो रेस्पिरेशन एंजाइम के रिलेटेड हो सकता है। अगर आपको एविडेंस पूछा गया कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन का बताओ, तो उसमें हम रेस्पिरेशन एंजाइम्स, क्योंकि उसके अंदर रेस्पिरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व है, तो बता सकते हैं कोई पर्टिकुलर एंजाइम उसके रिलेटेड। फिर डी ऑप्शन फोस्फोलिपिड्स, तो ऑल सेल कंटेंट फोस्फोलिपिड। इनफैक्ट जो ह्यूमन सेल बोलो, एनिमल सेल बोलो, तो वो भी किसका बना होता है, फोस्फोलिपिड का बना। जैसे मान लो कंटेंट ये फोस्फोलिपिड का बना, तो ऐसा कोई यूनिक एविडेंस नहीं है ये, क्योंकि ये तो फिर एनिमल में, बैक्टीरिया में, आर्किया में, प्लांट में देखने को मिल सकता है। अगर आपको कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में पूछे या फिर फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में पूछे, तो उसमें आंसर ये आ सकता है कि फोस्फोलिपिड रिलेटेबल। तो ऐसे हम क्वेश्चन के जो रॉन्ग आंसर है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जो रॉन्ग रॉन्ग ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके
राइट आंसर को चूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3। अ ड्रग ब्लॉक फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम with photophagosomes. Which process is mostly effective? A. DNA replication, B. Autophagy, C. Transcription, D. Translation. क्वेश्चन क्या है समझते हैं। अ ड्रग ब्लॉक्स फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम, मतलब पहले तो हम सेल बना देंगे। मतलब ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ वही लाइसोसोम है। ये दूसरा लाइसोसोम है। अभी क्या बोल रहे हैं कि कोई ड्रग आई, जैसे किसी व्यक्ति ने वो ड्रग ली, तो क्या किया उसने, यहाँ ड्रग मान लीजिए ये ड्रग है, तो उसने ऑटोफेगोसोम, यानी कि ऑटोफेगोसोम फॉर एन एग्जांपल, ये यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया था, यहाँ दूसरे सारे ऑर्गेनेल वगैरह थे, तो उसमें क्या हुआ कि एक ऑटोफेगोसोम, मतलब ऑटोमेटिक फेगोसोम बनता है वो क्या करता है, किसी भी, फॉर एग्जांपल यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, हो सकता है ऐसा हो कि कोई प्रोटीन हो या फिर कोई एमआरएनए हो, तो उसको डिग्रेड करना होता है। तो ऑटोफेगोसोम क्या करता है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता है जो किसी भी अनवांटेड चीज को कवर कर लेता। तो ये जो ड्रग होती है वो इसको रोक लेती है, इस प्रोसेस को। लेकिन देखो, ये ऑटोफेगोसोम किससे बनता है, लाइसोसोम से। और दूसरे ऑर्गेनल यानी कि ईआर होते हैं, तो बहुत सारी प्रोसेस उसमें रिलेटेड होती है, लेकिन लाइसोसोम उसमें हेल्प करता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सी प्रोसेस होगी, इफेक्ट होगी, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन, फिर है ऑटोफेजी, फिर है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो चलिए देखते हैं, इसमें अंदर आएगा ऑप्शन ऑटोफेजी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्यों। ऑटोफेजी फार्म में ऑलरेडी होता क्या है, तो उसमें क्या होता है, मान लो एक डैमेज ऑर्गेनल है, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल, उसके अंदर ऐसा डिफेक्टिव डैमेज हो गया, तो एक ऑटोफेगोसोम बनेगा, है ना, जो उसको कवर करेगा। तो जो ईआर होती है, उसकी मेम्ब्रेन है, उसका यूज करके, या फिर लिपिड जो होते हैं उसका यूज करके ये पूरा ऑटोफेगोसोम बनता है। फिर ये ऑटोफेगोसोम क्या होता है, लाइसोसोम से अटैच होता है। मतलब मान लो ये लाइसोसोम, और उसके अंदर तो बहुत सारे एंजाइम होंगे। ये दोनों फ्यूज होते हैं। इसमें होता ये है, ये कैसे होता है, और मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऑटोफेगोसोम है, यहाँ एंजाइम वर्क करते हैं, फिर डिग्रेडेशन होता है। क्यों, क्योंकि अभी एंजाइम एक्टिव हो गए तो इसको कट करना चालू देंगे या फिर डिग्रेड करना चालू कर देंगे। अब इसके बाद में प्रोसेस क्या होगा कि जो एसेंशियल एमिनो एसिड है, फिर एटीपी है, तो जितने भी एंजाइम वगैरह है, जितने भी इंपॉर्टेंट है, उसको फिर से यूज कर लेगा सेल,
तो साइटोसोल में फिर से डाल देगा ये लाइसोसोम ऑटोफेगी प्रोसेस। या फिर मान लीजिए किसी रिसेप्टर में ऑलरेडी रिसेप्टर भरा पड़ा है ऊपर, ऐसा ऐसा, तो अभी इसको क्लीन करना है। बिना क्लीन किए हुए दूसरा कोई आ नहीं सकता, तो इसको क्लीन करके पहले इसको निकाल देगा और फिर से जो रिसेप्टर होगा उसको फिर से भेज देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये फिर से रिसेप्टर काम करने लग जाएगा। अब कोई दूसरा अगर लाइगेंड आता है तो उसके साथ बाइंड कर सकता है, क्योंकि पहले तो भरा हुआ था अभी जगह। तो ये रिसाइकलिंग है प्रोसेस, उसमें ऑटोफेजी यूज होता है। तो मान लीजिए अगर ये फ्यूजन ही ब्लॉक हो जाए, जैसे इन केस में क्या हुआ था कि ये ही ब्लॉक हो गया, कि जो ये मेडिसिन थी इसने क्या किया, इसको ही रोक दिया, तो आगे की प्रोसेस ही नहीं होगी। ये प्रोसेस होगी ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए वो ऑटोफेजी को सबसे ज्यादा स्टॉप करता है, उससे ज्यादा इफेक्ट करता है ना। तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, तो वो तो न्यूक्लियस में होता है, उसका और लाइसोसोम का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर एस्पेक्ट डिफेक्ट है या फिर डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिशन है, जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, डीएनए पॉलीमरेज के अंदर डीएनए डिफेक्ट आया तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। एस फेज यानी ये सेल साइकिल का फेज है, अगर उसमें डिफेक्ट आए तो ऑब्वियसली डीएनए रेप्लिकेशन इफेक्ट हो सकता है। सी क्यों गलत है, सी में ट्रांसक्रिप्शन था, तो वो तो न्यूक्लियस में होता है, और ऑटोफेगोसम फ्यूजन डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द ट्रांसक्रिप्शन, ये साइटोप्लाज्म में होता है वैसे भी ऑटोफेगोसम। अगर आपको बोले कि आरएनए पॉलीमरेज, देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि उसके अंदर जो डीएनए होगा से क्या बनेगा, एक सिंगल एमआरएनए बनेगा। लेकिन अगर ये डीएनए से डीएनए बनेगा तो डीएनए पॉलीमरेज होगा, अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज होगा। तो ये कोई आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बैठा था, तो अगर इसको हम रोक दे तो हाँ, तब बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में कोई डिफेक्ट हुआ होगा, या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर म्यूटेटेड, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते, हो सका है कोई बाइंडिंग में हेल्प करता हो, या फिर ये एंजाइम की बात हो रही है ना। तो अगर उसके फैक्टर में कोई डिफेक्ट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन आंसर आ सकता है। डी ट्रांसलेशन तो इसका तो हमने देखा था कि अगर राइबोसोम या फिर एमआरएनए के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ बोला नहीं, यहाँ तो ऑटोफेगोसोम के बारे में बोला था, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे गलत थे। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं कि प्रोटीन सीक्रेशन पाथवे, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बोला गया है कि आपको कोई करेक्ट आंसर चूज करना, तो कौन सा पाथवे सही हो। तो ये थियरी में हमने देखा था, तो इसका आंसर क्या आएगा, न्यूक्लियस से गोल्गी, गोल्जी से ईआर, ईआर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो नहीं आ सकता। डायरेक्ट न्यूक्लियस से गोल्गी कैसे आएगा, राइबोसोम से रफ ईआर, फिर गोल्जी, फिर वेसाइकल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ ये आ सकता है। सी राइबोसोम साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं राइबोसोम से साइटोप्लाज्म में आता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों जाएगा। न्यूक्लियस से लाइसोसोम में आएगा, डायरेक्ट लाइसोसोम में क्यों आएगा, फिर गोल्गी में क्यों जाएगा, गोल्गी का काम ही ट्रांसपोर्ट करना, फिर लाइसोसोम का एंजाइम गोल्गी में क्यों जाएगा, यहाँ ये प्रोटीन सिक्रेशन की बात की गई। चलिए बी करेक्ट है, क्यों। तो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये ईआर है। रफ ईआर है मतलब यहाँ बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल ये राइबोसोम है। तो क्या होगा प्रोसेस, हम पहले
देख लेते हैं गोल्गी। मान लीजिए ये गोल्गी है, फिर मान लीजिए ये गोल्गी वेसिकल है। वो ये न्यूक्लियस है। चलिए देखते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर एमआरएनए वगैरह बनेगा। फिर एमआरएनए यहाँ आएगा, वो यहाँ होगा, राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा रफ ईआर में। फिर रफ ईआर से जैसे ही प्रोटीन बना, क्योंकि इसमें एमआरएनए होगा, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, एमिनो एसिड जुड़ेंगे। तो वो कहाँ जाएगा? गोल्जी में। फिर गोल्जी में क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी। मान लीजिए यहाँ हो सकता है उसमें कोई शुगर कार्बोहाइड्रेट लगाने हैं, कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो वो सब होगा। फिर क्या होगा, ये गोल्गी का एक थोड़ा सा भाग टुकड़ा बाहर निकलेगा, ऐसे एज ए वेसाइकिल, कि जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन होंगे। और वो प्रोटीन अगर कहाँ, यहाँ मान लीजिए यहीं निकलना है बाहर, तो एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर जाना। तो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस की हेल्प से ये बाहर से टूट जाएगा, और ये जो सारे एंजाइम है बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो ये सीक्रेट हो गए। एंजाइम हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं। तो ऐसे जनरली काम करता है प्रोटीन सीक्रेशन। इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। अभी ये क्यों नहीं आ सकता? ये में बोला गया है कि जो गोल्गी से फिर से ईआर में जाएगी, तो अगर सीक्रेट करना है प्रोटीन को, तो फिर वो गोल्गी से यूआर ईआर फिर से क्यों आएगा? ईआर में तो बनता है प्रोटीन, फिर उसको वहां डाल के हम क्या करेंगे प्रोटीन का? जो नॉर्मल जो सिक्रेशन होता है, इसमें ऐसी प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि हमें प्रोटीन को सिक्रेट करना है, तो वो तो बाहर ही जाए, बाहर की तरफ। ये तो अंदर की तरफ आ रहा। तो अगर रेट्रोगेट ट्रांसपोर्ट होता है, रेट्रोगेट मतलब उल्टा ट्रांसपोर्ट, तो ऐसा भी होता है, वो हम डिटेल में जानेंगे कि वो कैसे होता है। अगर मान लो कोई जो ईआर है, उसके अंदर कोई प्रोटीन होगा। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगी पूरी की पूरी, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन हो सकते हैं। यहाँ जो मेम्ब्रेन में अंदर प्रोटीन होंगे, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन प्रोडक्शन होता है। दूसरा, बहुत सारी प्रोसेस होती है। जो नॉर्मल ईआर, जो स्मूथ ईआर होती है, इसमें लिपिड सिंथेसिस वगैरह होता है। तो ऐसी प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम प्रोटीन काम करते हैं। मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर भी होंगे, दूसरे प्रोटीन भी होंगे। तो उस प्रोटीन को अगर ट्रांसपोर्ट करना, तो एक प्रोसेस तो है कि मान लीजिए ईआर में बना और यहीं ट्रांसपोर्ट कर दिए, तो क्योंकि ईआर का है तो गोल्गी में क्या भेजने की जरूरत है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाद में मान लो ऐसा हुआ कि नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो फिर हो सकता है कि हाँ, नहीं मॉडिफिकेशन चाहिए तो आपको गोल्गी में ही जाना पड़ेगा। तो ये फिर यहाँ जाएगा, और मॉडिफिकेशन का होने के बाद फिर से यहाँ आएगा। मान लो शुगर वगैरह जोड़ना है, वो गोल्गी होता है। फिर मान लीजिए कोई यहाँ रिसेप्टर होगा, या फिर प्रोटीन होगा, वो भरा पड़ा है बहुत सारे लिगेंड से, अभी वो काम नहीं कर रहा, तो उसको फिर से रिसाइकल करना होगा ना। तो क्या करेगा, यहाँ से एक रिसाइकल जाएगा फिर से गोल्गी में। गोल्गी क्या करेगा, प्रोसेसिंग भी करता है, वो मॉडिफिकेशन भी करता है और रिमूव भी करता है। फाइनल जो जहां जैसा होना चाहिए वैसा बना देगा। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर रिसेप्टर ऐसा है और यहाँ वो ऐसा ऐसा है, तो ये सब सारी चीजें हटा देगा और ऐसे नॉर्मल करेगा, और फिर से यहाँ अटैच कर देगा। तो ऐसे काम करता है, रेट्रोगेटिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं पूछा, प्रोटीन सिक्रेशन के बारे में पूछा है। तो अगर ऐसा पूछा होगा रेट्रोगेटिव ट्रांसपोर्ट की रिसाइकल प्रोटीन के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये प्रोसेस, ये पाथवे भी फॉलो हो सकता है। अभी सी क्यों गलत है? तो इसमें बोला है माइटोकॉन्ड्रियल
माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा पाथवे के अंदर। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो सिक्रेटरी पाथवे के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होता, उसका काम होता है एटीपी प्रोडक्शन। हाँ, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन बनाना है, उसमें उसको ट्रांसपोर्ट कराना है, तो वो ईआर से बनेगा, फिर गोल्गी में जाएगा, फिर गोल्गी से माइटोकॉन्ड्रिया में अटैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रोटीन बना के सीक्रेट करना है। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन बना है वो भी मेंशन नहीं किया। अगर ऐसा मेंशन किया होता तो वो सही हो सकता है। जैसे ये देखो, फॉर प्रोटीन स्पेसिफिकली टारगेट द माइटोकॉन्ड्रिया। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया में ही जरूर है, उसकी जरूरत है, तो उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, फिर ये सही हो सकता है कि हाँ, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाथवे में आ सकता है, लेकिन सिक्रेटरी पाथवे में जनरली नहीं आता। इसलिए सी इज द ब्रोम। और अगर ऐसा है तो सही हो सकता है। चलिए डी देखते हैं क्यों गलत है। लाइसोसोम कम आफ्टर गोल्गी। अभी चलिए देखते हैं क्या बोले हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये पूरा सेल है, इसमें ये लाइसोसोम था, और यहाँ गोल्गी, यहाँ ईआर था। ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस से निकलता है, प्रोटीन बनाना चालू होता है, फिर सीधा लाइसोसोम में। अब लाइसोसोम का प्रोटीन होगा तो वो तो पहले ईआर में जाएगा। मान लो ईआर का स्किप कर दिया, सीधा लाइसोसोम में है, तो लाइसोसोम में आ भी गया, फिर वो गोल्गी में क्यों जाएगा? हमें तो प्रोटीन सिक्रेटरी पाथवे में बोला है। सिक्रेशन मतलब एक बार हो गया तो खत्म, फिर उसको वहां जाने की क्या जरूरत? तो इसलिए ये गलत आएगा। हाँ, अगर गोल्गी ट्रांसपोर्ट कराता है तो पहले गोल्गी में जाएगा उसका एंजाइम। सबसे पहले न्यूक्लियस से एमआरएनए बनेंगे, फिर ईआर में, फिर ईआर से गोल्गी में, और फिर गोल्गी गोल्गी में मॉडिफिकेशन वगैरह हो गया, फिर लाइसोसोम का अगर एंजाइम है, उसमें जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन एंजाइम भी बनना होता है प्रोटीन से। तो अगर उस एंजाइम की जरूरत है लाइसोसोम में, तो उधर लाइसोसोम में चला जाएगा एंजाइम। तो देखो यहाँ है कि कहाँ गलत, ये सही हो सकता है कि अगर लाइसोसोम एंजाइम टारगेटिंग कर रहे हैं फिर सही। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन 5, विच ऑर्गेनल डिटॉक्सिफाई आरओएस। आरओएस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, मतलब टॉक्सिन फॉर द सेल। सेल के लिए ये टॉक्सिन होगा जो डैमेज करेगा सेल को। तो ऐसा कुछ बन गया हो सकता है, बहुत सारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है तो उसमें ऐसी गलती हो सकती है, या फिर बाहर से कोई स्ट्रेस के कारण कोई मैकेनिज्म में फर्क, डिफरेंस हो गया है, तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ऑप्शन है, तो फिर कौन सा ऑर्गेनल डिटॉक्सिफाई करेगा इस आरओएस को? टॉक्सिफाई मतलब टॉक्सिक होते हैं उसको डिटॉक्स करना, मतलब उसको न्यूट्रल करना। किसको? आरओएस को। आरओएस मतलब टॉक्सिक, तो इसको न्यूट्रल कौन करेगा? कौन सा ऑर्गेनल करेगा? तो चार ऑर्गेनल के ऑप्शन है, गोल्गी, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। तो इसमें आंसर आएगा बी, पेरोक्सिसोम। ये ऑलरेडी हमने थियरी में देखा था। क्यों होगा? क्योंकि एक तो उसके अंदर कैटालिस होता है, फिर दूसरा ऑक्सीडेज होता है। अभी वो कैसे काम करता है? मान लो ये कुछ मॉलिक्यूल हो गया जो इतना रिएक्टिव था कि उसने डैमेज चालू कर दिया सेल के अंदर। अभी जैसे ही पेरोक्सिसोम को पता चलेगा, वो क्या करेगा? मान लीजिए इसमें एच प्लस एक्टिव होगा, ये एच प्लस एक्टिव होगा, तो वो क्या करेगा? इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट करेगा। तो हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन डालेगा, और इससे क्या होगा? ये एच प्लस होगा ना जो खुला हुआ है, अगर कोई खुला हुआ होगा तो वो रिएक्शन करेगा, और अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो उसको स्टेबल करने का काम ऑक्सीजन करेगा।
तो ये बहुत सारे H प्लस है, तो क्या करेगा, H2O2 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भी रिएक्टिव है, ये जो मॉलिक्यूल H2O2 बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो भी रिएक्टिव है, तो उसके लिए यूज होगा केटालिस। केटालिस क्या करेगा, इसको तोड़ के पानी में कन्वर्ट कर देगा, और फिर से जो ऑक्सीजन था उसको भी रिलीज कराएगा। तो एक बन गया पानी और एक बना ऑक्सीजन। तो अभी पानी तो होता ही है सेल के अंदर, और ऑक्सीजन फिर से डिटॉक्सिफिकेशन में यूज हो जाएगा, वो रिएक्टिव नहीं होता। तो ऐसे पेरोक्सिसोम काम करता है, इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर बोलते हैं इस। ये जो आरओएस बनते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसका फुल फॉर्म है ये शॉर्ट फॉर्म हुआ आरओएस। तो इसीलिए बी इज द करेक्ट। ए क्यों गलत है, क्योंकि गोल्गी तो प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में काम करता है या फिर ट्रांसपोर्ट में काम करता है, उसका और आरओएस का कोई फर्क नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, दोनों के फंक्शन अलग। अभी ए कहाँ सही हो सकता है, अगर क्वेश्चन में प्रोटीन सॉर्टिंग, यानी कि प्रोटीन को सॉर्ट करना, यानी कि पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचाना, या फिर सिक्रीशन, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, उसके बारे में अगर कोई पूछा गया है तो फिर गोल्गी आ सकता है। फिर सी क्यों गलत है, लाइसोजाइम डाइजेस्ट मैक्रोमोलिक। अभी लाइसोजाइम के बारे में बोला, वो क्या करता है, मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि बड़े मोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। वो स्पेशलाइज नहीं है आरओएस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। लाइसोसोम का काम है तोड़ना, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली आरओएस डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, तो वहां पेरोक्सिसोम आएगा, क्योंकि वो स्पेशलाइज मैकेनिज्म है। हाँ, अगर उस लाइसोसोम में अगर ऑटोफेजी या फिर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के बारे में पूछा है, जैसे हमने वो क्वेश्चन देखा था ऑटोफेजी वाला, तो लाइसोसोम के एज अ लाइसोसोम आंसर आ सकता है। वाई डी इज रॉन्ग। वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स का तो काम होता है वाटर, जैसे हमने वो बहुत सारे ऑर्गेनल देखे थे इसी के, ये क्वेश्चन आंसर के थियरी के लेक्चर में। तो इसमें देखा था हमने कि वैक्यूल जो है वो एज अ स्टोरेज काम करता है, उसमें वाटर, पिगमेंट, न्यूट्रिशंस वगैरह। तो उसका कोई मेजर रोल नहीं है आरओएस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। हाँ, अगर प्लांट स्टोरेज या फिर ऑस्मोटिक रेगुलेशन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में आया है, तो उसका रिलेशन होगा वैक्यूल्स में। तो यहाँ एक ट्रिक दी गई है कि देखो कि पहले ऑप्शन देखो, फिर सबसे पहले ये देखो कि क्यों वो ऑप्शन गलत है। अगर आपको वो ऑप्शन गलत नहीं मिलता, मतलब हो सकता है वो सही है। अगर मान लो वो गलत है, तो उसका रीजन क्या है, और उसके बाद कहाँ वो सही हो सकता है। अगर ये दो चीजें आप देख लें, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे किसी भी नेशनल लेवल की एग्जाम पे, बहुत सारी है, सीयूपीटी और सीयूई पीजी की है, गेट गेट बीटी, सीएसआईआर नेट वगैरह, जितनी भी लाइफ साइंस के रिलेटेड एग्जाम है, इसके अंदर, या फिर आपको कोई इंटरव्यू है पीएचडी के रिलेटेड अगर है, तो उसमें आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। माइक्रोट्यूबुल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस, प्रोटीन डिग्रेडेशन, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइटोसिस, या फिर फोटोसिंथेसिस। चार ऑप्शन दिए गए हैं, माइक्रोट्यूबुल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। तो हमने ये थियरी में देखा था लेक्चर में कि जो माइक्रोट्यूबुल होते हैं वो कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, तो एटीपी में सिंथेसिस में नहीं होते, प्रोटीन डिग्रेडेशन में उसका कुछ काम नहीं होता। हाँ, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइटोसिस में होते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, फोटोसिंथेसिस से कुछ लेना देना नहीं। चलिए देखते हैं क्यों सी सही है। तो माइक्रोट्यूबुल जो होते हैं वो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करते हैं।
और जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, जब जब माइटोसिस में जनरली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसका सेपरेशन होता है, क्योंकि दो सेल बन रहे होते हैं, है ना। ये एक सेल है, इसमें दो सेल बने होंगे एक सेल से। उसके दौरान अभी दोनों को सेपरेट करना है तो पहले डीएनए को भी डबल कराना होगा। जब डीएनए डबल हो जाए तो उसको अरेंज करना होगा क्रोमोसोम में। तो एक बार क्रोमोसोम में अरेंज हो गए तो दोनों में इक्वल आ जाए, इस तरीके से उसको डिवाइड करना होगा। लेकिन उसको इक्वली खींचने का काम, डिवाइड करने का काम कौन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो माइटोसिस की प्रोसेस है उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। अब काइनेटोकोर क्या है? ये देख रहे हैं आप, क्रोमोसोम से वगैरह। तो मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स है, यहाँ का जो पार्ट होता है उसको काइनेटोकोर बोलेंगे। और ये से इसको पुल करने से इसको हम अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं। फुल सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर मतलब एज इट इज ये वन और दो, क्रोमेटिड्स मतलब दो, दोनों की बात की है। उसको खींचने का काम पुल करता है, इंश्योर करता है इक्वल क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने हम पहले ही डिस्कस किया कि वो अच्छे से डिवाइड कर देगा कि यहाँ मान लो 10 है तो यहाँ भी 10 होंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो। तो बिना माइक्रोट्यूब्यूल के क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन होगा वो फेल हो सकता है, अच्छे से डिवाइड नहीं होंगे। तो फिर एटीपी सिंथेसिस तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस जनरली कहाँ काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे हमने पहले ही देखा। अगर क्लोरोप्लास्ट के रिलेटेड अगर इक्वेशन है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट, उसका और इसका कोई लेना देना ही नहीं। तो कहाँ वो सही हो सकते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि विच ऑर्गेनल सिंथेसाइज एटीपी, हाँ तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। फिर बी क्यों गलत है? प्रोटीन डिग्रेडेशन मेनली अकर थ्रू लाइसोसोम प्रोटियोसोम। तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन जो होता है वो लाइसोसोम और प्रोटियोसोम्स का यूज करने से होगा। लेकिन उसका और माइक्रोट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट वेसाइकल का कुछ लेना देना नहीं। हाँ, दूसरी बात, माइक्रो माइक्रोट्यूब्यूल का काम और एक है। एक तो क्रोमोसोम को सेपरेट करता है, दूसरा ये जो वेसाइकल हमने देखी थी प्रोटीन सिक्रेशन पाथवे में, जहां एंजाइम या फिर प्रोटीन या फिर हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो जब ट्रांसपोर्ट हो रही होती है तो उसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करते हैं, एक रास्ते की तरह काम आते हैं। जहां यहाँ एक मोटर होती है तो उसको ऐसे ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह। मान लो ये गोल्जी है तो यहाँ अगर लाइसोसोम का एंजाइम डालना है तो इस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट करेगी माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोट्यूब्यूल का यूज करके। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम पाथवे अगर है या फिर लाइसोसोमल डिग्रेडेशन, तो उसमें लाइसोसोम वगैरह आएगा। ये डिग्रेडेटिव पाथवे यूबिक्यूटिन, जहां यूबिक्यूटिन बाइंड होता है किसी भी प्रोटीन में और उसको देख के लाइसोसोम को या फिर प्रोटियोसोम को पता चल जाता है कि इसको तोड़ना है। और ये यूबिक्यूटिन वही बाइंड होता है जहां डिफेक्ट होता है। वाई डी इज रॉन्ग? तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बोला है तो वो तो क्लोरोप्लास्ट में होती है, कोई रिलेटेड नहीं है इसका। अगर क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछा है तो फिर ठीक है, फोटोसिंथेसिस कि क्लोरोप्लास्ट थाइलेकोइड मेम्ब्रेन फोटोसिंथेसिस फोटोसिस्टम उसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आ सकता है। क्वेश्चन 7, a eukaryotic cell lacking functional Golgi apparatus would most likely accumulate protein in न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ ईआर या फिर
लाइसोसोम। फिर यूकैरियोटिक सेल है, तो उसमें कुछ लेक है, क्या है? फंक्शनल गोल्गी अपरेटस। मतलब लेकिंग मतलब कमी होना किसकी? फंक्शनल गोल्गी अपरेटस। मतलब जो काम का गोल्गी है वो ही नहीं है। तो क्या हो सकता है? मोस्ट लाइकली एक्यूमुलेट प्रोटीन इन। तो जो प्रोटीन होंगे वो कहाँ जमा होंगे, है ना? क्योंकि गोल्गी जो होता है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में काम करता है। तो यहाँ पूछा गया कि तो मान लो गोल्गी ही काम करना बंद कर दे तो कहाँ होंगे प्रोटीन वगैरह? तो हमने तो पूरी प्रोसेस देखी है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। न्यूक्लियस? नहीं, न्यूक्लियस में तो पहले एमआरएनए वगैरह होंगे, प्रोटीन न्यूक्लियस में क्यों जाएंगे? अगर न्यूक्लियस के रिलेटेड कोई प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना भी है, जैसे रेट्रोगेटिव पाथवे में हो सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई प्रोटीन काम कर रहे हो, तो फिर भी उसके अंदर तो गोल्गी सही होनी चाहिए, यहाँ तो काम ही नहीं कर रही। फिर साइटोप्लाज्म, क्या वो साइटोप्लाज्म में रहेंगे? फिर है रफ ईआर, तो रफ ईआर से तो प्रोटीन बन के गोल्गी में जाते हैं। फिर लाइसोसोम, तो लाइसोसोम में तो डिग्रेडेशन होता है। तो ऑप्शन का सही आंसर है इस क्वेश्चन का रफ ईआर। चलिए देखते हैं क्यों। ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, न्यूक्लियस में तो कुछ होगा नहीं, साइटोप्लाज्म में क्यों नहीं जाएगा? पहले अगर गोल्गी में आ गया, पहले तो ये गोल्गी में आएगा ही नहीं क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। बहुत सारे अभी प्रोसेस ऐसी है कि मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये पूरी ऐसे ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम, यहाँ से एमआरएनए बनेगा, वो एमआरएनए यहाँ बाइंड होगा, ये एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन प्रोटीन बनने के बाद वो यहाँ गोल्गी में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये तो बनी है। तो फिर ये प्रोटीन तो बन गए, लेकिन जा नहीं सकते तो कहाँ रह गए? ईआर में ही रह गए। तो इसलिए सी इज द आंसर। देखो, राइबोसोम रफ ईआर में होते हैं, फिर उससे गोल्गी में, और गोल्गी में से वेसाइकल बनती है और फिर सिक्रिट होते हैं। तो ये सिक्रिटरी पाथवे जनरली होता है ऐसा। फिर गोल्गी फेल प्रोटीन एक्यूमुलेट इन ईआर। अगर गोल्गी फेल होती है तो प्रोटीन कहाँ हो गए? ईआर में होंगे। ये क्यों गलत है? क्योंकि उसमें ऑप्शन है न्यूक्लियस, तो वो तो डीएनए का स्टोर करता है। अगर कोई सिक्रेटरी प्रोटीन होंगे तो वहां सिक्रेशन की कहाँ जरूरत है? यहाँ अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा तो बात अलग है, लेकिन सिक्रेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो उसमें वो आएगा नहीं। अगर कहाँ हो सकता है? मान लो उसने बोला कि हिस्टोन प्रोटीन। अभी हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? ये जो डीएनए है ना, तो ऐसे ऐसे बहुत खुला होता है, तो उसको छोटा करने के लिए हिस्टोन आता है, तो इसके आसपास ये पूरा डीएनए बाइंड हो जाता है, तो इसे ऐसे छोटा हो जाएगा और अच्छे से स्टोर हो सकता है। तो वो जो हिस्टोन है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन जहां होगा उसका सिक्रीशन तो हो सकता है। हाँ, अगर हिस्टोन स्पेसिफिकली बोले और उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसमें आ सकता है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, हाँ उसमें आ सकता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बिल्कुल। अगर न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में कुछ पूछा है तो न्यूक्लियस के आसपास आंसर आ सकता है, लेकिन इसमें ऐसा पूछा ही नहीं। यहाँ पूछा है कि गोल्गी किसी वजह से फेल हो गई, बंद हो गई, तो फिर क्या हो? तो फिर बी क्यों गलत है? अभी सिक्रेटरी प्रोटीन एंटर ईआर डायरेक्टली, क्या होगा? जो राइबोसोम होगा, राइबोसोम के ऊपर जो एमआरएनए होंगे उससे प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से वो ईआर में जाएगा। ईआर में जाने के बाद उसकी वेसाइकल बन के वो फ्यूज होगी गोल्गी में। जो गोल्गी में जाएगा जब, तब गोल्गी तो काम ही नहीं कर रही, तो फिर वो ईआर में जो वेसाइकल होगी वही की वही रह जाएगी। तो क्योंकि गोल्गी बंद है, तो उससे आगे की प्रोसेस होगी ही नहीं, तो साइटोप्लाज्म में कहाँ से आएगी? वो ईआर के अंदर ही है अभी तो।
इसलिए साइटोप्लाज्म भी आंसर नहीं आएगा। हाँ, अगर उसमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला कि एक साइटोसोलिक एंजाइम है, जो साइटोसोल में जैसे ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम हुआ तो वो साइटोसोल के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसमें साइट तो उसमें साइटोप्लाज्म रिलेटेड हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर साइटोसोलिक एंजाइम होंगे और इसमें क्वेश्चन ऐसा होगा कि गोल्गी बंद है तो फिर भी वो रहेंगे तो ईआर में ही, क्योंकि गोल्गी बंद है। अगर क्वेश्चन साइटोसोलिक एंजाइम के रिलेटेड होगा और गोल्गी भी चालू होगी, जो गोल्जी होगी वो फंक्शनल होगी, तो आंसर साइटोसोलिक एंजाइम आ सकते हैं। ये ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम मतलब वो तो हमने बात कर ली। डी क्यों गलत है? तो अगर लाइसोसोम टारगेटिंग करनी है तो पहले गोल्जी से पास होना होगा। विदाउट गोल्जी दे नेवर रीच लाइसोसोम, इसलिए डी इज इनकरेक्ट। फिर वो करेक्ट कहाँ होगा? तो करेक्ट वहां होगा अगर क्वेश्चन होगा कि लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज। तो कई बार क्या होता है, डिफेक्ट लाइसोसोम के सिग्नल की वजह से, डिफेक्टिव सिग्नल अगर प्रोटीन के जो सीक्वेंस होगा उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो जो एंजाइम हुए वो लाइसोसोम के अंदर गए और ऐसे कि ऐसे रह गए बहुत सारे, तो वो एंजाइम ज्यादा हो गए तो डिफेक्ट कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो हम लाइसोसोम के बारे में फोकस कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इसमें ये नहीं है। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। विच ऑर्गेनेल कंटेन इट्स ओन जीनोम एंड बैक्टीरियल टाइप राइबोसोम? तो कौन सा ऑर्गेनेल के बारे में पूछा है, सेल के बारे में नहीं। इट्स ओन जीनोम तो उसका खुद का जीनोम होना चाहिए, यानी कि डीएनए होना चाहिए। एंड बैक्टीरियल टाइप राइबोसोम, और उसका ट्राइबोसोम होगा वो बैक्टीरियल टाइप भी होना चाहिए। तो इस ऐसा ही क्वेश्चन वो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंट में आया था सिम्बायोसिस के बारे में, तो उसमें था 17S और सर्कुलर डीएनए। तो वो कहाँ होगा? लाइसोसोम में डीएनए नहीं होगा, गोल्गी में तो होता ही नहीं है। वो तो ऑर्गेनल होता है जिसमें डीएनए नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सर्कुलर डीएनए। राइबोसोम भी होता है 17S। पेरोक्सिसोम में डीएनए वगैरह नहीं होता, वो तो नॉर्मल ऑर्गेनल होता है। तो सी इज द आंसर। आप देख सकते हैं उसके एविडेंस होते हैं एंडोसिम्बायोसिस से। अगर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में पूछे तो लाइसोसोम आएगा सही। लाइसोसोम के अंदर राइबोसोम भी नहीं होता, डीएनए भी नहीं होता, है ना? तो क्वेश्चन में तो पूछा डीएनए राइबोसोम के बारे में पूछा है। कहाँ होगा? अगर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के बारे में अगर क्वेश्चन होगा कि डाइजेशन इंट्रासेल्युलर में हो रहा है तो उसमें लाइसोसोम आ सकता है। गोल्गी अपरेटस तो प्रोटीन मॉडिफिकेशन के बारे में बताता है, वो तो हमने ऑलरेडी देखा। प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में अगर क्वेश्चन है तो सही होगा। पेरोक्सिसोम यहाँ क्यों गलत होगा? क्योंकि वो काम करता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, आरओएच डिटॉक्सिफिकेशन, हमने अभी क्वेश्चन देखा। तो उसके पास इंडिपेंडेंट जीनोम नहीं होता। वो जो जितने भी एंजाइम वगैरह होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा क्रिएट किए गए एमआरएनए से बनते हैं, जो सेल के अंदर होता है। उसके पास कोई अलग से नहीं होगा। हाँ, H2O2 मेटाबॉलिज्म वगैरह हमने देखा। फैटी एसिड्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो पेरोक्सिज्म आ सकता है। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस इज? डीएनए रेप्लिकेशन, एटीपी सिंथेसिस, राइबोसोम बायोजेनेसिस और लिपिड सिंथेसिस। इसमें हो सकता है कई लोग गलत कर सके, तो अच्छे से इसको अटेंड करना। अभी न्यूक्लियोलस में इसमें ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन, एटीपी सिंथेसिस, राइबोसोम बायोजेनेसिस और लिपिड सिंथेसिस। अभी न्यूक्लियोलस में लिपिड का नहीं होगा, वो तो ईआर में होता है। एटीपी सिंथेस तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने ऑलरेडी देख लिया, तो उसमें भी नहीं आया, तो बी और डी तो नहीं आए। अब ऑप्शन बचे ए और सी। एक तो राइबोसोम बायोजेनेसिस,
या फिर सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन, एक तो ये टर्म है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस में फर्क है, दोनों अलग अलग। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। सी इज द आंसर। देखते हैं क्यों। क्योंकि जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर आरआरएनए सिंथेसिस होता है। देखिए, हम थोड़ा इमेजिन से समझते हैं। ये मान लीजिए ये सेल, ये है उसका न्यूक्लियस और ये है उसका न्यूक्लियोलस। ये डबल मेम्ब्रेन। अभी जो ये पार्ट है उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोलस। और इस पार्ट को बोलेंगे हम, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है। राइबोसोमल सब यूनिट जो होते हैं उसके असेंबली होते हैं, अलग अलग टाइप के राइबोसोम्स बनते हैं यहाँ। तो जनरली उसको राइबोसोम फैक्ट्री बोल सकते हैं हम। अभी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो उधर यहाँ जो डीएनए वगैरह होगा वो एमआरएनए सिंथेसिस वगैरह यहाँ होगा। यहाँ पोर होंगे एक न्यूक्लियस के अंदर, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा। लेकिन पर्टिकुलरली न्यूक्लियस के अंदर यहाँ से उसके एमआरएनए बनेंगे। एमआरएनए से इसका ट्रांसलेशन होके उसके प्रोटीन बनेंगे। और जो प्रोटीन होंगे बहुत सारे एमिनो एसिड के बने, वो फोल्ड होके फाइनली राइबोसोम बनाएंगे। इसीलिए इसका आंसर आएगा सी, राइबोसोम बायोसिंथेसिस। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं आएगा, डीएनए रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में होगा। यहाँ होगा डीएनए रेप्लिकेशन। एटीपी सिंथेस हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो बी भी नहीं आएगा। डी है लिपिड सिंथेसिस, वो तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। उसका और न्यूक्लियोलस का कोई नहीं है कुछ लेना देना। हाँ, अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे लिपिड सिंथेसिस के बारे में अगर पूछा, तो उसमें आ सकता है। क्वेश्चन 10, विच फीचर डिस्टिंग्विश आर्किया फ्रॉम बैक्टीरिया। तो हमने वो थियरी में देखा था कि जनरली सेम ही होता है बहुत कुछ, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं वो क्या डिफरेंस होगा। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ डीएनए, बी ऑप्शन राइबोसोम, सी ईथर लिंक मेम्ब्रेन लिपिड्स और डी प्लाज्मा। तो इसका आंसर होगा ईथर लिंक मेम्ब्रेन लिपिड्स। चलिए देखते हैं क्यों। आर्किया के अंदर ईथर लिंक लिपिड्स होते हैं और बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा लिंक लिपिड्स होते हैं। तो ये मेजर बायोकेमिकल डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो मान लीजिए ये आर्किया का है और ये बैक्टीरिया का है। उसके अंदर होता क्या है, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन होता है, यह नहीं होता। ये
यहाँ होगा ईथर और यहाँ होगा एस्टर। तो जो ईथर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेयर टू एस्टर। और दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग है इसी की वजह से हमको आर्किया जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी देखने को मिल रहा है। जैसे जहाँ लावा है, जहाँ बहुत गर्म पानी है, जहाँ बहुत ठंडा है, एंटार्क्टिका साइड, तो वहां आर्किया देखने को मिल रहे हैं क्योंकि उसका जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली रेजिस्ट करते हैं कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दूसरे ऑप्शन बोल रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ डीएनए। तो प्रेजेंस ऑफ डीएनए तो डीएनए तो दोनों में होगा, तो वो तो कोई क्वेश्चन ही होता है डिस्टिंग्विश करने में। डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस होना। राइबोसोम्स तो दोनों में होंगे, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, ईथर लिंक मेम्ब्रेन होगा तो ये सही था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है तो ये भी नहीं होगा। हमें डिफरेंस देखना है, तो ये डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने जैसा है। अगर समरी में देखें तो हम इसके की कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं उसके वर्ड्स। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो माइटोसिस से जुड़ा हुआ हो। गोल्जी होती है वो प्रोटीन ट्राफिकिंग। अगर प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट, ट्राफिकिंग, सोर्टिंग ऐसा वगैरह है तो गोल्जी से रिलेटेड। माइक्रोट्यूब्यूल जनरली माइटोसिस में काम आता है और वेसाइकल के ट्रांसपोर्ट में भी काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक तो एंडोसिम्बायोसिस और एटीपी प्रोडक्शन और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इसके रिलेटेड है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। आर्किया के अंदर ईथर लिंक लिपिड्स होते हैं। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि भाई माइक्रोट्यूब्यूल माइटोसिस, गोल्जी जो होती है पैकेजिंग डिपार्टमेंट से, और माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरियल एंसेस्टर से रिलेटेड है। न्यूक्लियस में तो राइबोसोम की फैक्ट्री है। और ईथर जो मेम्ब्रेन होगी वो आर्किया की होगी। अब थोड़े